तो सीरीज आरएलसी सर्किट का मतलब यह है कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये तीनों कंपोनेंट सीरीज में लगे हैं और इस सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसकी आरएमएस वैल्यू कैपिटल वी है इसको अप्लाई किया गया है और ऐसा करने पर जो करंट सर्किट में फ्लो कर रही है उसकी आरएमएस वैल्यू कैपिटल आई है। वी आर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस है, आरएमएस वैल्यू है ये वोल्टेज ड्रॉप की। और ये वोल्टेज जो कि रेजिस्टेंस के क्रॉस है ये करंट के साथ सेम फेज में होगा। जब हम बात करेंगे वी आर फेजर की तो ये करंट फेजर के साथ सेम फेज में ड्रॉ होगा। वी एल मतलब आई इंटू एक्सएल, आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस। ये वोल्टेज फेजर यानी वीएल वोल्टेज फेजर करंट से 90 डिग्री लीड करता है। फिर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू आई इंटू एक्सी। वी सी फेजर करंट से 90 डिग्री लैग करता है। अब हम ये लिख सकते हैं कि जो अप्लाइड वोल्टेज फेजर कैपिटल वी है दैट इज इक्वल टू वोल्टेज फेजर वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। अब यहाँ पर फेजर डायग्राम हमें बनाना है जिसके लिए तीन केसेस हो सकते हैं। किस तरह से तीन केसेस हो सकते हैं, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसको समझिए। क्योंकि सीरीज सर्किट है तो आप करंट फेजर को रेफरेंस फेजर एज्यूम करेंगे, यानी रेफरेंस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप करंट फेजर को ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद फेजर वी आर, वी एल और वी सी इनको आपको ड्रॉ करना है और करंट फेजर से इनकी क्या रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ फेज यहाँ पर लिखी हुई। तो वी आर फेजर की बात करें तो करंट के साथ सेम फेज में होगा ये। तो करंट के साथ सेम फेज में होने का मतलब जिस लाइन पर करंट को ड्रॉ किया है हमने उसी लाइन पे फेजर वी आर बन जाएगा। और करंट से अहेड यानी लीड करेगा फेजर वी एल बाई पाई बाई टू, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई टू एंगल रोटेट होने के बाद फेजर बनेगा वी एल। तो ये हो गया फेजर वी एल। नेक्स्ट फेजर वी सी, ये करंट से पाई बाई टू लैग कर रहा है। पाई बाई टू लैग करने का मतलब ये हुआ कि पाई बाई टू एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप फेजर बनाएंगे वी सी। अब बात आती है कि हमें रिजल्टेंट फेजर चाहिए यानी इन तीनों का सम। अब यहाँ पर इन तीनों का सम हम कैसे करेंगे भाई। वी आर, वी एल और वी सी तीनों को एक साथ तो जोड़ नहीं सकते। पहले हमें वी एल और वी सी का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि वी एल और वी सी फेजर दोनों 180 डिग्री अपोजिट हैं। तो पहले इन दोनों फेजर्स का हमें रिजल्टेंट फेजर निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, दोनों का डिफरेंस होगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट 180 डिग्री अपोजिट हैं। फिर इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको ऐड करेंगे वी आर में। तो इसी बेसिस पे इसे हम तीन केसेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला केस जब हम ये माने कि वी एल की वैल्यू वी सी से ज़्यादा है, और दूसरा केस हम ले सकते हैं जो संभावनाएं हैं वो ये हैं कि वी सी की वैल्यू वी एल से ज़्यादा हो। और तीसरी संभावना ये हो सकती है कि जब वी एल और वी सी आपस में बराबर हो। इन तीन संभावना के अलावा कोई चौथी संभावना नहीं हो सकती फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। अब वी एल वी सी के बराबर कब होगा, जब हम ये माने कि सर्किट में एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज़्यादा है। यानी इस सर्किट में, सीरीज आरएलसी सर्किट में इंडक्टिव इफेक्ट कैपेसिटिव इफेक्ट से ज़्यादा है। वीसी की वैल्यू वीएल से ज़्यादा कब हो सकती है, जब हम ये मान लें कि अगर सर्किट में कैपेसिटिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा हो, यानी एक्सी की वैल्यू एक्सएल से ज़्यादा हो। और वीएल वीसी के बराबर कब हो सकता है, जब हम ये मान लें कि एक्सएल एक्सी के बराबर हो। और ये जो तीसरा केस है ये केस है रेजोनेंस का, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रेजोनेंस। तो क्योंकि यहाँ पर सीरीज आरएलसी सर्किट में केस आ रहा है इसलिए हमने आपको यहाँ हिंट दे दिया कि XL इज इक्वल टू XC, दिस इज द केस स्पेशली फॉर रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट।
यानी सीरीज आरएलसी सर्किट में अगर किसी तरह से एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेंस में आ गई। लेकिन अभी फिलहाल हम रेजोनेंस वाले टॉपिक को यहाँ पर टच नहीं करेंगे, ये स्पेशली हम अगला चैप्टर ही पढ़ेंगे इस पे पूरा, ठीक। तो हम एक एक करके केसेस को लेते हैं। पहले हम लेते हैं VL इज ग्रेटर देन VC, दैट मीन्स XL इज ग्रेटर देन XC। तो केस वन की बात हम करें तो हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम में VL की जो लेंथ है वो VC के कंपैरिजन में ज़्यादा बनाएंगे और VC फेजर की जो लेंथ है उसको हम VL से कम बनाएंगे, क्योंकि हम पहला केस ये मान ही रहे हैं कि VL की वैल्यू VC से ज़्यादा है। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री अपोजिट हैं तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, VL माइनस VC। दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मान लीजिए V डैश रिजल्टेंट फेजर है तो ये होगा VL माइनस VC। अब VL VC से ज़्यादा है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए VL ज़्यादा है, VL की वैल्यू 8 मान लें, VC की 5 मान लें, तो क्या आया 3। और 3 क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव किधर है, वर्ट ऊपर के साइड, मतलब नीचे तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड लेते हैं, पॉजिटिव किधर लेंगे, ऊपर VL की तरफ। तो यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट फेजर क्या होगा, VL माइनस VC, जो किधर बनेगा, VL वाली लाइन पे। तो ये हो गया इनका रिजल्टेंट फेजर VL और VC का, VL माइनस VC। अब हमारे पास दो फेजर हो गए जिन्हें हमें ऐड करना है, VL माइनस VC और VR। तो हम करेंगे क्या कि VL माइनस VC से VR के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे और VR फेजर से VL माइनस VC के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे से मिल रही हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन से मिलाती हुई एक लाइन खींचेंगे और ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ये ब्लैक वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट वोल्टेज फेजर V। करंट फेजर हो गया, ये वोल्टेज फेजर हो गया। और इनके बीच में जो एंगल यहाँ पर आएगा उस एंगल को हम कहेंगे फेज एंगल फाई। अब इस डायग्राम से हम वोल्टेज ट्रायंगल अगर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं वोल्टेज ट्रायंगल O A B तो ओ ए साइड जो है वो रिप्रेजेंट करेगी VR को, ए बी साइड रिप्रेजेंट करेगी VL माइनस VC और ओ बी रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट फेजर V को, और ये हो जाएगा फेज एंगल फाई। तो इसको हम नाम दे देंगे वोल्टेज ट्रायंगल। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, किसी को कोई डाउट फेजर डायग्राम में? हमने केस वन कंसीडर करके फेजर डायग्राम बनाया, इसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो वो अनम्यूट होके पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं? संगम? हाँ गुड्डू के बोलो। हम्म। हम्म। किसकी, VL माइनस VC की? हम्म। भाई ऐसा है कि दो फेजर्स हैं मान लो, ठीक है, मान लो ये फेजर A है, ये फेजर B है, ठीक। हमें इनको ऐड करना है, तो ऐड करने का तरीका क्या है, हम B फेजर से A के पैरेलल में लाइन खींचे,
ए से बी के पैरेलल में लाइन खींचे, जहाँ पे ये मिल रहा है तो दोनों पॉइंट इसको ओरिजिन से मिला दें, तो ये रिजल्टेंट फेजर हो जाएगा। तो इसमें क्या कन्फ्यूजन हो रहा है? तुमने सेम काम तो हमने किया, वी एल माइनस वी सी फेजर से वी आर फेजर के पैरेलल में लाइन खींचा है, और फिर वी आर से वी एल माइनस वी सी फेजर के पैरेलल में लाइन खींचा है, जहाँ पे मिल रहा है ओरिजिन से इसको मिला दिया। अब क्लियर है? ठीक है। तो अब इसी पहले केस को अगर आगे आगे लेके चलते हैं हम लोग, और फेजर डायग्राम से हमने बनाया वोल्टेज ट्रायंगल, और इसी वोल्टेज ट्रायंगल से आप चाहेंगे तो इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बन जाएगा। मान लीजिए ये हो गया ट्रायंगल में ओ ए, ये सपोज बी, तो ये वाली साइड रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली साइड एक्सएल माइनस एक्सी को रिप्रेजेंट करेगी, और ये वाली साइड इम्पीडेंस करेगी, इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करेगी, और ये एंगल हो जाएगा पाई। तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल हो जाएगा फर्स्ट केस में। अब z की वैल्यू क्या होगी, तो हमने आपको कई बार डेरिवेशन करके दिखा दिया। उसी तरह से यहाँ भी आप फेजर डायग्राम में पाइथागोरस लगाएंगे, और i की वैल्यू को कॉमन ले लेंगे, आई स्क्वायर बाहर आएगा कॉमन, तो अंडर बचेगा ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये सीरीज आरएलसी सर्किट का इम्पीडेंस होगा जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज़्यादा है। हालांकि ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड के केस में अगर आप बात करेंगे तो दोनों में से किसी की भी वैल्यू ज़्यादा हो, एक्सएल या एक्सी की, आप फॉर्मूला यही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर है, तो अगर एक्सी भी बड़ा होगा तो भी आंसर आपका गड़बड़ नहीं आएगा। तो ये इम्पीडेंस की वैल्यू हो गई सर्किट के लिए जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज़्यादा है। अब ये कैसे आया, जैसे मैंने बताया आपको, मैं कई बार ऑलरेडी करा चुका हूँ आरएल सर्किट में और आरसी सर्किट में भी। तो पाइथागोरस आप अप्लाई करेंगे फेजर डायग्राम में या वोल्टेज ट्रायंगल में, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। इसमें वोल्टेज ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कीजिए। अंडर रूट वी आर की वैल्यू आई आर स्क्वेयर प्लस आई एक्सएल माइनस आई एक्सी का स्क्वायर। अब यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन होगा, आई बाहर आ जाएगा, अंडर ये बचेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो अब इसको आप फर्दर लिख सकते हैं दैट v इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और यहाँ से लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में जो टर्म है, इस टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं इम्पीडेंस से, z मतलब इम्पीडेंस। सबको क्लियर है ये पॉइंट? बाकी आप cos फाई निकालेंगे तो cos फाई भी यहाँ पर आप निकालेंगे तो r बाई जेड मिलेगा आपको। साइन फाई निकालेंगे तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन जेड मिलेगा। तो बहुत कुछ सेम है, बस इम्पीडेंस की वैल्यू बदलेगी। इम्पीडेंस की वैल्यू डिपेंड करता है कि सर्किट में कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सीरीज में। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप, हाँ सर पूछिए।
एक मिनट, यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ भी होगा। अब आप लोग ये बताइए कि आप लोग ये सेकंड वाले केस के लिए फेजर डायग्राम बना सकते हैं अपने आप, वी सी इज ग्रेटर देन वी एल के लिए। इसमें करना कुछ नहीं है, वी एल के मैग्नीट्यूड को कम बनाइए, वी सी फेजर के मैग्नीट्यूड को ज़्यादा बनाइए। तो वी एल और वी सी का रिजल्टेंट तब क्या आएगा, उस केस में आएगा जब आप इसकी बात करेंगे सेकंड केस की, तो इसमें क्या आएगा रिजल्टेंट, वी सी माइनस वी एल। और वी सी माइनस वी एल यानी नीचे की तरफ आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ वी सी फेजर। तो वोल्टेज फेजर रिजल्टेंट जो ऊपर बना हुआ है वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह से वोल्टेज ट्रायंगल में भी ये जो रिजल्टेंट ऊपर गया है वी, वो नीचे साइड इधर बनेगा। इम्पीडेंस ट्रायंगल भी एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा। तो अगर आप लोग कहें आप लोग अपने आप कर सकते हैं तो मैं ये फेजर डायग्राम ना बनाऊं एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल के लिए। चलिए अच्छी बात है, हो जाएगा। तो ये आप लोग नोट कर चुके हैं जो पोर्शंस लिखे हुए हैं ऊपर? अच्छा, देखिए तीसरे केस की अगर बात की जाए जो कि आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी, अगर वी एल बराबर वी सी हो जाएगा तो उसका मतलब यह है कि जब आप फेजर डायग्राम बनाओगे तो वी आर फेजर करंट के साथ सेम फेज में बनेगा। तो वी एल इज इक्वल टू वी सी का मतलब यह है कि वी एल और वी सी दोनों सेम मैग्नीट्यूड में हैं। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, वी एल माइनस वी सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं और 180 डिग्री अपोजिट हैं। तो ये फेजर डायग्राम रिड्यूस होके आ जाएगा करंट, और इसी पर बचेगा सिर्फ वी आर। तो रिजल्टेंट वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, वी के। तो ये फेजर डायग्राम होगा रेजोनेंस के केस में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल डिफरेंस यानी फेज एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो रेजोनेंस की ये भी डेफिनेशन है, जब अप्लाइड वोल्टेज और सर्किट में बहने वाली करंट दोनों सेम फेज में आ जाती हैं तो हम ये कहते हैं कि एसी सर्किट रेजोनेट कर रहा है। बाकी डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना जान लीजिए तीसरा केस कैसे रेजोनेंस का हुआ, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज सर्किट का करंट के साथ सेम फेज में आ गया। और इस वजह से आप इम्पीडेंस की वैल्यू को चेक करेंगे तो इम्पीडेंस की वैल्यू जो है वो अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड जो इम्पीडेंस का है। अब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएगा तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, तो z बराबर क्या बचेगा, r। तो रेजोनेंस के केस में इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है सीरीज आरएलसी सर्किट में। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। तो ये तो बात हो गई तीनों केसेस की, जब आर एल और सी तीनों सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे तो आप सर्किट को कैसे एनालाइज करेंगे, इम्पीडेंस की क्या वैल्यू होगी, करंट की क्या वैल्यू होगी। अब न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ आप समझते चलिए। हालांकि बहुत से पॉइंट तो मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूँ, न्यूमेरिकल हालांकि अभी एक भी नहीं लगाया हम लोगों ने। इम्पीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सी को डिनोट कर देते हैं कैपिटल एक्स से और इसको पढ़ते हैं रिएक्टेंस। बस ऐसे ही मैथमेटिकली ऐसा कर देते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी की प्लेस पे लिख दिया कैपिटल एक्स रिएक्टेंस। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर ये दोनों इंक्लूड हैं।
अब x की वैल्यू xc माइनस एक्सएल भी हो सकती है, एक्सएल माइनस एक्सी भी हो सकती है, सिर्फ एक्सएल भी हो सकती है, सिर्फ एक्सी भी हो सकती है, डिपेंड करेगा सर्किट कैसा है। अगर सर्किट RL है तो x बराबर XL होगा, अगर RC है तो x बराबर XC होगा, अगर RLC है तो x बराबर XL, x बराबर XL डिफरेंस XC होगा। अगर XL की वैल्यू XC से ज़्यादा है तो इसको हम लिखेंगे XL माइनस XC, और अगर XC की वैल्यू XL से ज़्यादा है तो हम लिखेंगे XC माइनस XL। छोटी छोटी मैथमेटिक्स की बातें हैं ध्यान में रखने लायक, जो आपको काम आएंगी न्यूमेरिकल में। इसके अलावा हम इस सर्किट में भी वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म, पावर की वेव फॉर्म बना सकते हैं, फिर पावर का फॉर्मूला भी डेराइव कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ ऐसा करने से इसलिए बचेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी RL सर्किट और RC सर्किट पढ़ चुके हैं। अगर हम XL की वैल्यू XC से ज़्यादा मान लें तो मेरा ये जो सर्किट यहाँ बना हुआ है ये किसके इक्विवेलेंट बन जाएगा, RL सर्किट के। अगर हम XC की वैल्यू XL से ज़्यादा मान के सर्किट को एनालाइज करेंगे तो हमारा सर्किट इक्विवेलेंट हो जाएगा RC सर्किट के, और हम RL और RC सर्किट में ये काम कर चुके हैं, इसलिए दोबारा यहाँ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम पावर निकालेंगे एवरेज पावर तो VI cos phi आएगा RLC सर्किट में, ठीक। और करंट की जो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है वो अगर हम XL इज ग्रेटर देन XC मानेंगे तो ये आएगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और जब हम XC इज ग्रेटर देन XL मानेंगे तो ये इक्वेशन आएगी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बाकी वोल्टेज की तो अप्लाइड वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन कॉमन है, जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो एक बार जब आप RL और RC सर्किट पढ़ चुके हैं तो फिर RLC सर्किट के लिए ये चीज़ें निकालना ज़रूरी नहीं है। दोनों में से एक कोई भी केस आप लोगे, जैसे XL इज ग्रेटर देन XC लेंगे तो RL सर्किट वाला सब कुछ आएगा जो हमने डिराइव किया था, और XC इज ग्रेटर देन XL लेंगे तो RC सर्किट वाला आएगा। तो ये करंट हो गई, ये कब होगा, जब XL इज ग्रेटर देन XC, और ये इक्वेशन कब आएगी, जब XC इज ग्रेटर देन XL। अब इस केस में फाई की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, और इस केस में क्या आएगी, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे। तो इम्पीडेंस इन जर्नल √R² प्लस XL Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर आप कह सकते हैं। अब अगर XL बड़ा होगा तो XL माइनस XC, XC बड़ा होगा तो XC माइनस XL। अदरवाइज आप इसको ही लेके चलेंगे तो भी आपका इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड कभी गलत नहीं आएगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि XL XC माइनस का स्क्वायर है तो आंसर हमेशा आपका सही मिलेगा। तो यहाँ तक तो बात हो गई सीरीज RLC सर्किट की। अब हमें AC सर्किट में पावर के बारे में इक्वेशंस देखनी है। पावर इन AC सर्किट, मान लेते हैं लेट द लोड इज इंडक्टिव। इंडक्टिव इसलिए मान रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो लोड होते हैं, रेसिडेंशियल लोड होते हैं, वो इंडक्टिव होते हैं, इसलिए हमने मान लिया लेट द लोड इज इंडक्टिव, हेंस करंट विल lag behind the applied voltage by an angle phi। ठीक है, हम यहाँ 90 डिग्री नहीं मान रहे, क्यों, क्योंकि हमने इंडक्टिव लोड माना है, प्योरली इंडक्टिव लोड नहीं माना है।
अगर हम यहाँ लिखते कि लोड इज प्योरली इंडक्टिव तब हम लिखते फाई इज इक्वल टू 90, लेकिन हमने यहाँ इंडक्टिव लिखा है और इंडक्टिव का मतलब ये है कि ये आरएल सर्किट भी हो सकती है और आरएलसी सर्किट भी हो सकती है जिसमें एक्सएल एक्सी से ज्यादा है। तो इंडक्टिव का मतलब ये हुआ कि सर्किट में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है अदर कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में। तो मान लेते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कैपिटल वी है, सर्किट में वोल्टेज अप्लाई हुआ कैपिटल वी, सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है वो इस अप्लाइड वोल्टेज से फाई एंगल लैग कर रही है। अब हम इस सर्किट वोल्टेज यानी कि V के अलोंग I को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये एंगल फाई दिया हुआ है तो I का एक कंपोनेंट V के साथ सेम फेज में जाएगा और वो क्या होगा, I cos फाई, और दूसरा कंपोनेंट क्वाड्रेचर यानी कि 90 डिग्री पे होगा करंट का और इसको हम नाम देंगे I sin फाई। तो ध्यान से इस बात को समझिए, जब वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होगा, जैसा कि यहाँ है, हमने माना क्या है, लोड इंडक्टिव है, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस है, तो हम करंट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग क्वाड्रेचर एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो करंट का कंपोनेंट होगा यानी जो वोल्टेज के साथ सेम फेज में जाएगा वो होगा आई कॉस फाई, और जो इस आई कॉस फाई या वोल्टेज से क्वाड्रेचर होगा कंपोनेंट करंट का वो होगा आई साइन फाई। ठीक है, यहाँ पर आई कॉस फाई को कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट और आई साइन फाई को कहते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। ठीक, तो अब इन दोनों कंपोनेंट के हिसाब से हम पावर्स को दो अलग अलग नाम दे सकते हैं। एक पावर होगी करंट का एक्टिव कंपोनेंट इनटू वोल्टेज, दैट मीन्स वी आई कॉस फाई, जो अभी तक हमने तीन सर्किट में डेराइव किया, आरएल में, आरसी में और आरएलसी में। ठीक है, इसको कहते हैं एक्टिव पावर, इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्टिव पावर। और दूसरा कंपोनेंट वोल्टेज इनटू करंट का क्वाड्रेचर कंपोनेंट यानी रिएक्टिव कंपोनेंट आई साइन फाई, इसको कहते हैं रिएक्टिव पावर और इसको कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं रिएक्टिव पावर। और जो करंट का रिजल्टेंट कंपोनेंट है और ये जो अप्लाइड वोल्टेज है V इंटू आई, इसको कैपिटल S से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं एपेरेंट पावर। इसको कहते हैं एपेरेंट पावर। यहाँ पर ध्यान इस बात का दीजिएगा कि V का मतलब है VRMS और I का मतलब है IRMS, फाई का मतलब है फेज एंगल बिटवीन V एंड I। तो एसी सर्किट में तीन तरह की पावर होती है, फर्स्ट एक्टिव पावर, सेकंड रिएक्टिव पावर एंड थर्ड एपरेंट पावर।
ये तीन पावर किस लिए आ जाती हैं? तो इसका जवाब ये है कि जब भी वोल्टेज और करंट के बीच में फेज का डिफरेंस आएगा तो ये तीन पावर एग्जिस्ट करेंगी। अगर वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस नहीं आएगा तब ये तीन पावर एग्जिस्ट नहीं करेंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये मान लेते कि लोड जो है वो प्योरली रेजिस्टिव है तो उस केस में अप्लाइड वोल्टेज और करंट को हम सेम लाइन पर बनाते, इनके बीच में कोई एंगल डिफरेंस नहीं आता जब हम ये मान लेते हैं कि लोड प्योरली रेजिस्टिव है। उस केस में पावर क्या होती है? V इंटू आई, एज सिंपल एज दैट। लेकिन जैसे ही वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस आएगा, चाहे करंट लीड करे वोल्टेज से चाहे लैग करे, दोनों ही केसेस में फेज डिफरेंस आया, और अगर फेज डिफरेंस आया तो तीन तरह की पावर एसी सर्किट में आ जाएगी। एक जो वोल्टेज के साथ एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगी, दूसरी पावर वोल्टेज के साथ रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट को मल्टीप्लाई करने से मिलेगी, और तीसरी पावर V और I को मल्टीप्लाई करने से मिलेगी जिसको कहेंगे एपरेंट पावर। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? किसी को कोई डाउट पूछना हो तो वो पूछ सकता है। एक्टिव पावर की यूनिट होती है वॉट्स, स्मॉलर यूनिट, और लार्जर यूनिट होती है केडब्ल्यू यानी किलोवाट। रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है स्मॉलर यूनिट, VAR, VAR, और लार्जर यूनिट होती है KVAR। अब इसको पढ़ते किस तरह से, ध्यान से सुनिए। V स्टैंड्स फॉर वोल्ट, A स्टैंड्स फॉर एम्पियर, R स्टैंड्स फॉर रिएक्टिव। तो इसको पढ़ेंगे वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और इसे पढ़ेंगे किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। कुछ जगहों पे इसका ठीक उल्टा, इसको ठीक उल्टे तरह से पढ़ते हैं, यानी रिएक्टिव फिर पढ़ते हैं वोल्ट और फिर पढ़ते हैं एम्पियर, रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर। इसी तरह से रिएक्टिव किलो वोल्ट एम्पियर। तो आप चाहे जैसे पढ़िए, चाहे आप वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पढ़िए चाहे रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर पढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट VAR का मतलब यह है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। इसी तरह से एपरेंट पावर की यूनिट है VA, स्मॉलर यूनिट, और लार्जर यूनिट है KVAR, सॉरी KVA, नॉट आर, KVA। और फुल फॉर्म इसका वोल्ट एम्पियर, VA मतलब वोल्ट एम्पियर, KVA मतलब किलो वोल्ट एम्पियर। तो ये कहानी है इस चैप्टर की जिसने आपने प्योरली रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, RL, RC और RLC ये तीन सर्किट पढ़े, और तीन तरह की AC पावर आपने पढ़ी। पावर फैक्टर के बारे में जाना, क्वालिटी फैक्टर ऑफ कॉइल के बारे में आपने जाना, और इम्पिडेंस के बारे में जाना। ये सारी चीज़ें इस सर्किट में हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो भी, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल या थ्योरी आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगी। ऑब्जेक्टिव होने वाला है तो अब उसमें थ्योरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। आपसे डायरेक्ट आंसर टिक करने के लिए कहा जाएगा, या हो सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, जैसे कि रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, एक्टिव पावर का फॉर्मूला इनमें से कौन सा होगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर इनमें से कौन सा होगा, या प्योरली इंडक्टिव सर्किट में इम्पिडेंस, इसमें मैग्नीट्यूड इसमें से कौन सा होगा। इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब इस सर्किट में इस चैप्टर में जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं वो है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, एक मिनट, इम्पिडेंस, फेज एंगल, पावर फैक्टर, कॉस फाई लिखते हैं इसको, ठीक है।
अगर हम पहले सर्किट की बात करें, रजिस्टिव सर्किट में इम्पीडेंस क्या होगा, Z इज इक्वल टू आर, प्योरली रजिस्टिव सर्किट, Z इज इक्वल टू आर, फेज एंगल 0 डिग्री, पावर फैक्टर 1, कॉस ऑफ 0 क्या आएगा 1। सेकेंड, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इम्पीडेंस की वैल्यू होगी XL, फाई की वैल्यू होगी 90 डिग्री, और cos फाई हो जाएगा 0, cos 90 0। लेकिन मैंने जैसा बताया था आपको कि पावर फैक्टर के साथ लैगिंग और लीडिंग दो वर्ड अटैच करते हैं, क्योंकि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करती है, इसलिए यहाँ जीरो लैगिंग लिखा जाएगा। करंट पे डिपेंड करता है ये लैगिंग और लीडिंग। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, Z इज इक्वल टू XC, फेज एंगल अगेन 90 एंड पावर फैक्टर 0, लीडिंग। फोर्थ, सीरीज RL सर्किट, इम्पीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर, और फाई की वैल्यू tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। एंड पावर फैक्टर जो होगा इसमें, ये 0 और 1 के बीच में होगा, लैगिंग। अब डिपेंड करेगा कि फाई की वैल्यू क्या है। ठीक है। आरसी सर्किट में Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सी स्क्वायर, और फाई हो जाएगा tan इनवर्स एक्सी बाई आर। अगेन पावर फैक्टर 0 और 1 के बीच में होगा, बट क्या होगा, लीडिंग। और लास्ट सर्किट जो आज आपने पढ़ी वो है सीरीज आरएलसी, और इसमें इम्पीडेंस क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर। इसी तरह से फेज एंगल tan इनवर्स एक्सएल डिफरेंस एक्सी अपॉन आर, जो बड़ा होगा उससे छोटे वाले को माइनस करेंगे, यानी अगर एक्सएल बड़ा होगा एक्सएल माइनस एक्सी यहाँ हो जाएगा। इसी तरह से पावर फैक्टर यहाँ पे 0 और 1 के बीच में होगा। अगर एक्सएल एक्सी से ज़्यादा है तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा, और अगर एक्सी एक्सएल से ज़्यादा है तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोगों ने इम्पीडेंस ट्रायंगल और वोल्टेज ट्रायंगल आरएल सर्किट में, आरसी सर्किट में और एलसी सर्किट में पढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मतलब जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं इम्पीडेंस में, आर इज इक्वल टू जेड कॉस फाई, एक्सएल इज इक्वल टू जेड साइन फाई, या आप ये भी लिख सकते हैं एक्सी इज इक्वल टू जेड साइन फाई। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल में काम आएंगे इम्पीडेंस वगैरह के अलावा। तो ये सारी चीज़ों को एक बार समराइज़ कर लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलें तो न्यूमेरिकल लगा सकें अभी तक जो टॉपिक आपने पढ़ा है उन टॉपिक्स पे। ओके, रिवाइज़ कर लीजिएगा। किसी को कोई डाउट होगा तो नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में उस पर डिस्कशन करेंगे, और फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे इस पूरे चैप्टर पे, क्योंकि इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअली भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव वाला होने वाला है उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन 101% क्या कह लीजिए 200% आएगा।